ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी के बारे में हम कल वाले टॉपिक का थोड़ा सा फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। तो ऊष्मा गतिकी में हमने कल पढ़ा था कि ऊष्मा गतिकी ऊष्मा के प्रवाह से संबंधित है तथा यह ऊष्मा और कार्य में संबंध स्थापित करती है। इसके साथ ही अपन ने पढ़ा था कि यह भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन तथा उनके मध्य मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर पढ़ा था ऊष्मा गतिकी में ब्रह्मांड के दो पार्ट होते हैं, एक तो निकाय तंत्र और दूसरा परिपार्श्व, जिसे हमने उदाहरण की सहायता से स्पष्ट किया था। फिर पढ़ा था सीमाएं। सीमाएं क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था। तो परिपार्श्व और निकाय को पृथक करने वाला भाग सीमाएं कहलाती है। फिर सीमाएं वास्तविक भी हो सकती है और आभासी भी हो सकती है, परिवर्तनशील भी हो सकती है और अपरिवर्तनशील भी हो सकती है। तो उन सब के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। फिर सीमाएं ऊष्मा के आदान प्रदान के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक तो कठोर सीमा और दूसरी रुद्धोष्मा सीमा। फिर पढ़ा था निकाय के प्रकार, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। खुला निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान और द्रव्य का आदान प्रदान दोनों ही होता है। खुला निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान और द्रव्य का आदान प्रदान दोनों का ही होता है। परिपार्श्व और निकाय के मध्य तो दोनों ये शून्य नहीं होंगे। बंद निकाय में ऊष्मा का तो आदान प्रदान होता है, ऊष्मा का तो आदान प्रदान होता है, लेकिन द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है। इसलिए dm तो 0 होगा और dq क्या होगा, वो शून्य नहीं होगा। ऊष्मा की मात्रा में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। और तीसरा विलगित निकाय पढ़ा था, उसमें न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है परिपार्श्व और निकाय के मध्य और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है। तो dm बराबर भी 0 होगा और dq बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ये हो गए निकाय के प्रकार। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रावस्था के आधार पर निकाय के प्रकार। प्रावस्था के आधार पर निकाय के प्रकार। प्रावस्था के आधार पर निकाय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रावस्था के आधार पर निकाय दो प्रकार का होता है। एक तो समांगी निकाय, एक तो समांगी निकाय और दूसरा विषमांगी निकाय। अब समांगी निकाय क्या होता है? तो समांगी निकाय के बारे में अपन पढ़ते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं। समांगी निकाय वह निकाय जो केवल एक ही प्रावस्था प्रदर्शित करता है, केवल एक ही प्रावस्था, वह निकाय जो केवल एक ही प्रावस्था प्रदर्शित करता है, वह निकाय जो केवल एक ही प्रावस्था प्रदर्शित करता है। जैसे गैसों का मिश्रण है जिसमें केवल एक ही प्रावस्था है, गैसों का मिश्रण है। दूसरा सभी प्रकार का विलयन, जिसमें केवल एक ही प्रावस्था है, विलयन यानी कि द्रव की। तो ये हो गया समांगी निकाय। फिर था विषमांगी निकाय। विषमांगी निकाय क्या होते हैं? विषमांगी निकाय तो वह निकाय जो दो से अधिक प्रावस्थाएं प्रदर्शित करता है। दो से अधिक प्रावस्था प्रदर्शित करता है, वह निकाय जो दो से अधिक प्रावस्था प्रदर्शित करता है विषमांगी निकाय कहलाता है। जैसे कोलाइडी विलयन है, निलंबन है आदि।
कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन, कोलाइडी विलयन है, निलंबन है आदि। ठीक है, ये हो गए प्रावस्था के आधार पर निकाय के दोनों प्रकार, समांगी निकाय और विषुमांगी निकाय। फिर आता है ऊष्मागतिकी चर। ऊष्मागतिकी चर क्या होते हैं? ऊष्मागतिकी चर, तो ऊष्मागतिकी चर या फिर गुण निकाय की अवस्था को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए गए मात्रक। निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए गए मात्रक क्या कहलाते हैं? ऊष्मागतिकी चर या गुण निकाय की अवस्था को दर्शाने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए गए मात्रक क्या कहलाते हैं? ऊष्मागतिकी चर या गुण। जैसे आंतरिक ऊर्जा E U से, या आंतरिक ऊर्जा को E से, ठीक है, ताप को T से, दाब को P से, एंथैल्पी को H से, एंट्रोपी को S से, आयतन को V से। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ऊष्मागतिकी चर, जो निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है ऊष्मागतिकी चरों के प्रकार। ऊष्मागतिकी चरों के प्रकार तो पदार्थ या द्रव्य की मात्रा पर निर्भरता के आधार पर ऊष्मागतिकी चर दो प्रकार के होते हैं। एक तो मात्रा निर्भर या विस्तीर्ण गुणधर्म। मात्रा निर्भर या विस्तीर्ण गुणधर्म। तो मात्रा निर्भर और विस्तीर्ण गुणधर्म क्या होते हैं? वे ऊष्मागतिकी चर जिनका मान पदार्थ या द्रव्य की मात्रा के साथ परिवर्तित होता है। वे ऊष्मागतिकी चर जिनका मान पदार्थ या द्रव्य की मात्रा के साथ परिवर्तित होता है, वो कहलाते हैं मात्रा निर्भर या विस्तीर्ण गुणधर्म। जैसे द्रव्यमान, आयतन, आंतरिक ऊर्जा E, एंथैल्पी H, एंट्रोपी S, फिर ये हो गए मात्रा निर्भर या विस्तीर्ण गुणधर्म।
विस्तीर्ण गुणधर्म। नेक्स्ट आता है ऊष्मागतिकी चरों के प्रकार में मात्रा स्वतंत्र या गहन या सघन गुणधर्म। मात्रा स्वतंत्र या गहन या सघन गुणधर्म। मात्रा स्वतंत्र या गहन या सघन गुणधर्म। ठीक है, तो मात्रा स्वतंत्र या गहन या सघन गुणधर्म क्या होते हैं? तो वे ऊष्मागतिकी चर जिनका मान पदार्थ या द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, केवल द्रव्य या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो कहलाते हैं मात्रा स्वतंत्र। पदार्थ या द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि मात्रा स्वतंत्र है, वो कहलाते हैं मात्रा स्वतंत्र या गहन या सघन गुणधर्म। ठीक है, जैसे क्या है अपने, जैसे घनत्व, ताप, दाब, अपवर्तनांक, सांद्रता, है विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, सांद्रता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, घनत्व, ताप, दाब, अपवर्तनांक, ये सब मात्रा स्वतंत्र गहन या सघन गुणधर्म कहलाते हैं। अब दो मात्रा निर्भर गुणधर्मों का अनुपात लेते हैं तो वे सघन गुणधर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। दो मात्रा निर्भर गुणधर्मों का जब अनुपात लिया जाता है तो वे सघन गुणधर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब ये दोनों ही क्या है? द्रव्यमान भी मात्रा निर्भर गुणधर्म है और आयतन भी मात्रा निर्भर गुणधर्म है, और इन दोनों का अपन ने अनुपात ले लिया तो ये क्या बन गया? घनत्व, जो कि एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। तो दो मात्रा निर्भर गुणधर्मों का जब हम अनुपात लेते हैं तो वो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म में परिवर्तित हो जाता है, घनत्व। ऐसे ही सांद्रता क्या होती है? मोल बटा आयतन होता है, मोल बटा आयतन। मोल बटे आयतन, सांद्रता क्या होती है? मोल बटा आयतन। तो मोल भी क्या है? मात्रा निर्भर गुणधर्म है और आयतन भी मात्रा निर्भर गुणधर्म है, और इन दोनों का अनुपात सांद्रता होती है जो कि एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म कहलाती है। फिर आता है निकाय की अवस्था। निकाय की अवस्था क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक है। निकाय की अवस्था। निकाय की अवस्था क्या होती है?
निकाय की अवस्था क्या है? तो निकाय की वह स्थिति जिसके ऊष्मागतिकी चर ज्ञात होते हैं। निकाय की वह स्थिति जिसके ऊष्मागतिकी चर जिसके ऊष्मागतिकी चर ज्ञात होते हैं। ऊष्मागतिकी चर क्या होते हैं? ज्ञात होते हैं। निकाय की अवस्था क्या होती है? निकाय की वह स्थिति जिसके ऊष्मागतिकी चर ज्ञात होते हैं या ज्ञात ऊष्मागतिकी चरों के प्रदर्शित निकाय को निकाय की अवस्था कहते हैं। ज्ञात ऊष्मागतिकी चरों के प्रदर्शित निकाय को प्रदर्शित निकाय को निकाय की अवस्था कहते हैं। जैसे प्रारंभिक अवस्था, जैसे अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था ले लिया। एक उदाहरण ले लिया, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था क्या है? T1 और P1 और अंतिम अवस्था है T2 और P2। T2 और P2। ठीक है, T2 और P2। तो इनके ज्ञात ऊष्मागतिकी चर क्या होंगे? ज्ञात ऊष्मागतिकी चर। ज्ञात ऊष्मागतिकी चर क्या होंगे इनके? इसके तो होंगे T1 व P1, T1 और P1, और इसके होंगे T2 व P2। ठीक है, ये तो हो गए ऊष्मागतिकी, ये तो हो गई निकाय की अवस्था। क्या होती है निकाय की अवस्था? तो निकाय की वह स्थिति जिसके ऊष्मागतिकी चर ज्ञात होते हैं या ज्ञात ऊष्मागतिकी चरों के प्रदर्शित निकाय को निकाय की अवस्था कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अवस्था फलन चर। अवस्था फलन चर। अवस्था फलन चर। अवस्था फलन चर क्या होते हैं? तो वे ऊष्मागतिकी चर, अवस्था फलन चर क्या होते हैं? वे ऊष्मागतिकी चर जिनका मान निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि प्रयुक्त किए गए पद पर। तो अवस्था है तो वो निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो वे ऊष्मागतिकी चर जिनका मान निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि प्रयुक्त किए गए पद पर। उदाहरण के लिए आंतरिक ऊर्जा E
आंतरिक ऊर्जा E। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा E। और एंथैल्पी H, एंथैल्पी H। एंट्रोपी, एंट्रोपी S, एंट्रोपी S। ताप T, दाब P। ये सब क्या है? अवस्था फलन चर है। अवस्था फलन चर है जो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं। अब अवस्था फलन चरों का पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। अवस्था फलन चरों का पूर्ण अवकलन किया जा सकता है। अब अवस्था की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन को हम इस प्रकार दर्शाते हैं। अवस्था की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, अवस्था की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन DE इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, जहां E2 क्या है? जहां E2 है अंतिम आंतरिक ऊर्जा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा। अंतिम आंतरिक ऊर्जा जहां E2 क्या है? अंतिम आंतरिक ऊर्जा। E2 है अंतिम आंतरिक ऊर्जा। और E1 क्या है? E1 क्या है? प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा।
के लिए बस इतना ही।